हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू विकीपीडिया क्लासेस। दिस इज़ मोहित आनंद और आज का वीडियो लेक्चर जो है वो हमारा रहेगा एमसीक्यूज ऑन इंडियन पॉलिटी। सो मॉक टेस्ट नंबर 6 एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि जेकेएसएसबी हैज़ पोस्टपोन्ड ऑल दी एग्ज़ाम्स, पर्टिकुलरली जो दो एग्ज़ाम मेजर एग्ज़ाम्स थे, दैट इज़ फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी और उसके बाद जेकेपीएसआई का एग्ज़ाम भी, ये दोनों पोस्टपोन कर दिए गए हैं। एंड यू कैन नाउ एज्यूम कि ये एग्ज़ाम पर्टिकुलरली जेकेपीएसआई का एग्ज़ाम जो है सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम, इट विल बी कंडक्टेड आफ्टर 15 मार्च, बिकॉज 18 मार्च तक जो आपका पूरा का पूरा पीरियड है वो चलेगा केएस के मेंस के पेपर तक का, और उसके बाद ही एग्ज़ाम होगा। सो यू हैव फुल फ्लेज्ड 2 मंथ्स नाउ, सो यू हैव टाइम, जस्ट स्टिक टू योर शेड्यूल। यहाँ अगर आप थोड़ा सा भी अगर लेथार्जिक हो गए या आप थोड़ा सा कैजुअल ले लिया आपने इस एग्ज़ाम को, तो ट्रस्ट में बहुत एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस लेके आएगा ये एग्ज़ाम फिर आपके लिए। सो इट्स बेटर यू स्टे फोकस रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपनी जो चीज़ें छूट गई हैं उनको आप कवर करने की कोशिश कीजिए। एंड मेक श्योर कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो इस तरह से जाएं कि आप एग्ज़ाम को ईज़िली क्वालिफाई कर पाएँ। सो एज़ फार एज दिस वीडियो लेक्चर इज़ कंसर्न, इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ऑलरेडी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। साथ में दिस इज़ द 6th मॉक टेस्ट, तो ऑलरेडी 5 मॉक टेस्ट डिफरेंट टॉपिक्स पे, जोग्राफी पे, हिस्ट्री पे, इकोनॉमी पे, इन्वायरमेंट पे बन चुके हैं। सो आप उनको भी देख सकते हैं, दैट विल हेल्प यू। ठीक है, सो चलिए इंडियन पॉलिटी के आज कुछ क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉक, सो प्लीज़ ध्यान से करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ the conditions of service and tenure of election commissioner is prescribed by. So remember, these types of questions are no doubt they are very simple but they are a bit tricky. So ध्यान रखिएगा, जो conditions of service और tenure है election commissioner का, that is determined by the parliament, जबकि इसको अपॉइंट करने की पावर इज़ विद द प्रेसिडेंट। सो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा और ये बहुत बार पेपर में कंफ्यूज करेगी आपको। सो आर्टिकल जो इलेक्शन कमीशन के साथ डील करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो यू शुड रिमेंबर दिस। नेक्स्ट इज द एरिया ऑफ लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी फॉर द पर्पज ऑफ जनरल इलेक्शन इज डिटरमाइंड बाय। तो इनमें से कौन जो है वो कंस्टिट्यूएंसीज के एरियाज़ को डिटरमाइन करता है, पर्टिकुलरली लोकसभा। सो रिमेंबर, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, देयर इज़ ऑलवेज अ डिलिमिटेशन कमीशन, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी आपने इलेक्शन की कंस्टिट्यूंसीज हैं उनको डिटरमाइन करता है। और रिसेंटली जे.एंड.के की कंस्टिट्यूंसीज को डिलिमिट करने के लिए वी हैव अ डिलिमिटेशन कमीशन अंडर द हेडशिप ऑफ जस्टिस रिटायर्ड रंजना देसाई। So Justice Ranjana Desai is the chairperson of the Delimitation Commission, which is tasked with delimiting the constituencies of Jammu and Kashmir. Next, the declaration which outlines the future program and policy of political party issued on the eve of general election is called. So general election के इवेंट के आसपास एक पॉलिटिकल पार्टी जो अपना प्रोग्राम इशू करती है उसको क्या कहा जाता है? So this is a very simple politica basic question. The right answer is manifesto. Next is the Attorney General of India, which is the highest law officer of the country. So you should remember this. Who is the highest law officer of the country? It is basically the Attorney General, who is the highest law officer of the country, has the right to audience in, मतलब वो कहाँ पे बोल सकता है या कहाँ पे पार्ट ले सकता है इनमें से कहीं पे भी। सो रिमेंबर, ही कैन टेक पार्ट एंड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इंडियन टेरिटरी में जितने भी कोर्ट्स हैं वो कहीं पे भी ही हैज़ दी राइट, वो सरकार का पक्ष जो है वो वहाँ पे रख सकता है। सो ये ध्यान में रखिएगा। एंड रिमेंबर वन मोर थिंग, आर्टिकल 76 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज the power to grant pardons, reprieve or remission of punishment under Article 72 is exercised by the President of India. So Article 72 ने President of India को pardoning power दी है। So वो pardoning power वो किस तरह से इस्तेमाल करता है? So remember, he cannot do it on his discretion. He has to consult the Council of Ministers. So on the advice of Council of Minister, ये लिखा गया है Constitution में that he who acts as the president of India when neither the president nor the vice president is available. तो देखो, अगर president of India भी अवेलेबल नहीं है और वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है, उस केस में
प्रेसिडेंट का जो कर्तव्य है, प्रेसिडेंट की जो फंक्शन है वो कौन परफॉर्म करता है? सो रिमेंबर द राइट आंसर इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही कैन एक्ट एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग इसमें से क्या चीज़ जो है वो सही है? सो यू ऑल नो ही इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव, ये बिल्कुल सही है। ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज, ये भी सही है। ही इज़ द टिटुलर हेड ऑफ स्टेट, मतलब नॉमिनल हेड है स्टेट का, वो भी सही है। ही इज़ अ पार्ट ऑफ यूनियन लेजिस्लेचर, ये भी सही है। तो चारों स्टेटमेंट्स जो हैं वो प्रेसिडेंट के केस में यहाँ पे सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the position of vice president of India resembles to a great extent the position of vice president of, तो इंडिया का जो वाइस प्रेसिडेंट है उसकी पोजीशन किसके साथ रिजेंबल करती है, मैच करती है? रिमेंबर, हमने वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस लिया है यूएसए से। इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट का जो बेसिक काम है वो क्या है? ही इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इसी तरह यूएसए में भी वाइस प्रेसिडेंट इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द अपर हाउस ऑफ यूएसए's पार्लियामेंट। सो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इज द वाइस प्रेसिडेंट्स लेटर ऑफ रेजिग्नेशन इज टू बी एड्रेस्ड टू। तो वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देता है? रिमेंबर, वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देता है। नेक्स्ट इज द कैंडिडेट फॉर वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन मस्ट पोजेस द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट एक्सेप्ट दैट ही लिखा है, ही मस्ट बी। सो वाइस प्रेसिडेंट की और प्रेसिडेंट की इलेक्शन जो क्वालिफिकेशन है वो सेम है, सिर्फ एक चीज़ में डिफरेंस है। वो चीज़ हमें यहाँ पे बतानी है कि क्या डिफरेंस है। तो देखो, सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए दोनों के लिए, दिस इज़ कंपलसरी। ओवर 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, ये भी दोनों के लिए कंपलसरी है। होल्डिंग नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट, ये भी दोनों के लिए कंपलसरी है। पर ये दोनों के लिए सेम नहीं है। जो प्रेसिडेंट के केस में ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, और वाइस प्रेसिडेंट के लिए ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। सो ये बेसिक डिफरेंस, छोटा सा डिफरेंस है, ये ध्यान में रखिएगा कि प्रेसिडेंट के केस में वो इतना क्वालिफाइड होना चाहिए कि वो लोकसभा का मेंबर बन सके, और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो इतना क्वालिफाइड होना चाहिए कि वो राज्यसभा का मेंबर बन सके। सो ये बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट इज who has the authority to remove the vice president from his office before the expiry of his term। देखो, प्रेसिडेंट के केस में तो देर इज़ अ सिंपल प्रोसेस, जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस, दैट इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 61। बट इन केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कोई इम्पीचमेंट का प्रोसेस वैसा नहीं दे रखा है, बट येस दे हैव मैंशनड दैट वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म आफ्टर अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय राज्यसभा बाय 2/3 मेजॉरिटी। तो 2/3 मेजॉरिटी से अगर राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करती है उसके रिमूवल का, और फिर लोकसभा सिंपल मेजॉरिटी से उसको अप्रूव कर देती है, तो वाइस प्रेसिडेंट रिमूव हो जाएगा। सो जो बेसिक पावर है इट लाइज विद द राज्यसभा। सो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हेन द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एक्ट्स एज प्रेसिडेंट, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा मतलब वाइस प्रेसिडेंट, व्हेन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज प्रेसिडेंट द ड्यूटीज ऑफ चेयरमैन आर परफॉर्म्ड बाय। तो उस टाइम चेयरमैन की ड्यूटीज़ यानी वाइस प्रेसिडेंट की ड्यूटीज़ कौन परफॉर्म करता है? चेयरमैन इन द सेंस कि वाइस प्रेसिडेंट का काम है राज्यसभा को प्रिजाइड करना, तो उस टाइम राज्यसभा को प्रिजाइड कौन करेगा? सो रिमेंबर द राइट आंसर इज द डिप्यूटी चेयरमैन। तो डिप्यूटी चेयरमैन जो है वो राज्यसभा को प्रिजाइड करेगा उस टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर सेटल्ड। तो इनमें से कौन सी ऐसी बॉडी है जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेके अगर कोई डिस्प्यूट है उसको सेटल करती है? सो रिमेंबर द राइट आंसर इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेटल्स द डिस्प्यूट्स। नेक्स्ट इज what function is specifically prescribed by the constitution for the vice president of India। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने वाइस प्रेसिडेंट के लिए कौन सा फंक्शन स्पेसिफाई करके दिया है? मैंने अभी आपको बताया, वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो यही उसका बेसिक फंक्शन है, दैट इज प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज प्रेसिडेंट, जब वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करता है एज प्रेसिडेंट, तो उस टाइम उसको एमोल्यूमेंट्स किसके दिए जाते हैं? एमोल्यूमेंट्स मतलब उसको सैलरी जो है वो किसकी दी जाती है? सो रिमेंबर, व्हेन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज प्रेसिडेंट ही इज़ गिवन द सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट की सैलरी उसको दी जाती है, सो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A resolution ratifying the proclamation of national emergency requires to be passed. So under आर्टिकल 352 जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है तो उस प्रोक्लेमेशन को बेसिकली पास करवाना पड़ता है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज से। तो वही पूछा है, विद इन 1 मंथ पास करवाना होता है, तो वही पूछा कि उसका बेसिक प्रोसेस क्या है। सो ध्यान रखिएगा, इट मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन सेपरेट सिटिंग with majority of total membership of each house and by majority of not less than 2/3 of membership present and voting। मतलब स्पेशल मेजॉरिटी से दोनों हाउसेस 1 महीने के अंदर अंदर उस रेजोल्यूशन को, उस प्रोक्लेमेशन को पास करने चाहिए, तभी नेशनल इमरजेंसी जो है वो इम्प्लीमेंट की जा सकती है। सो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सो इट इज़ बाय स्पेशल मेजॉरिटी बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ। सो 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द प्रेजिडेंट कैन इशू प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी। सो प्रेजिडेंट जो है वो एमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है, कब, कैसे। सो रिमेंबर, when the decision of the union cabinet for the issuance of such proclamation has been communicated to him in writing। so जब भी यूनियन कैबिनेट राइटिंग में उसको लिख के देगा कि भाई एमरजेंसी डिक्लेयर करनी है, तो ही प्रेसिडेंट एमरजेंसी इशू कर सकता है। सो ये ध्यान रखिएगा, पहले ऐसा नहीं था। 1976 में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, उसने अमेंड किया कॉन्स्टिट्यूशन को, और वहाँ ये प्रोविज़न डाला गया कि यूनियन कैबिनेट जब राइटिंग में देगा तो ही प्रेसिडेंट जो है वो एमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। एक चीज़, दूसरी ध्यान रखिएगा, कैबिनेट वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक ही जगह मेंशन है, और वो जगह यही है, कौन सी, अंडर आर्टिकल 352, 352 के अंडर जो है वो कैबिनेट वर्ड जो है वो यूज़ किया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ऑन ग्राउंड्स ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। तो वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से जब इमरजेंसी लगती है, उस केस में क्या होता है। सो रिमेंबर, उस केस में सारे के सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21। आर्टिकल 20-21 जो है ये सस्पेंड नहीं होता, बाकी सारे आर्टिकल्स जो हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, the president can be removed by the way of impeachment which can be made only तो प्रेसिडेंट को रिमूव करने का प्रोसेस को बेसिकली इम्पीचमेंट बोलते हैं अंडर आर्टिकल 61 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो किस तरह से हो सकता है, तो ध्यान रखिए, उसमें सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स जो हैं वो बेसिकली वोट करते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा मिल के प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकती हैं। सो ये ध्यान में रखिएगा, जबकि वाइस प्रेसिडेंट के केस में ज़्यादा पावर राज्यसभा के पास है। Then, an individual who is not a member of either house of the parliament can be appointed a member of council of ministers, but he has to become a member of either house within a period of, देखिए क्या कहा है कि कोई भी आदमी मंत्री बनाया जा सकता है, अगर वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है तो भी बनाया जा सकता है, पर मैक्सिमम कितनी देर के लिए, कितनी देर के अंदर अंदर उसको दोनों में से किसी हाउस की मेंबरशिप लेनी पड़ती है। सो रिमेंबर, द राइट आंसर इज 6 मंथ। कोई भी आदमी 6 महीने से ज़्यादा मंत्री नहीं बनाया जा सकता अगर वो किसी हाउस का मेंबर नहीं है। तो विद इन 6 मंथ्स ही और शी हैज़ टू टेक द मेंबरशिप ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए इनमें से कौन वोट नहीं करता या कौन पार्टिसिपेट नहीं करता। देखो, इलेक्टेड मेंबर राज्यसभा के पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टेड मेंबर लोकसभा के भी पार्टिसिपेट करते हैं, और इलेक्टेड मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट्स की जो है वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हैं वो वोट नहीं करते हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वुड बी elected members of legislative council, they do not participate in the election process of the president then द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। देखो, इवन आप प्राइम मिनिस्टर भी पढ़ लोगे ना, वहाँ पे भी आपको कहीं पे नहीं लिखा मिलेगा कि प्राइम मिनिस्टर की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर दोनों में से किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है, वो राज्यसभा का भी हो सकता है, वो लोकसभा का भी हो सकता है, या दोनों में से किसी का नहीं भी हो सकता। जब उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर उसने इन दोनों में से किसी हाउस की मेंबरशिप लेनी है। तो क्योंकि लोकसभा का अगर कोई मेंबर है उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है, और लोकसभा के लिए मिनिमम एज इज़ 25 ईयर्स, इसलिए मिनिमम एज टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ 25
ईयर्स। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉरी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द प्रेजिडेंट एक्ट इन हिज ओन डिस्क्रिशन। तो अपनी डिस्क्रिशन में, अपनी मर्जी से प्रेसिडेंट कहाँ कब एक्ट कर सकता है। देखो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट जो है उसके पास कोई भी खुद की डिस्क्रिशनरी पावर नॉर्मली नहीं होती, उसको चलना पड़ता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे। पर देर आर सम सिचुएशनल डिस्क्रिशंस जहाँ प्रेसिडेंट जो है वो अपनी मर्जी से काम कर सकता है। वो कौन से हैं वही बताने आपको। देखिए प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना, उस केस में प्रेसिडेंट डिस्क्रिशन जो है वो अपनी यूज़ कर सकता है। और दूसरा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कोई प्रपोजल वापस भेजना फॉर रिकन्सिडरेशन, उसके लिए भी प्राइम प्रेसिडेंट जो है वो डिस्क्रिशन यूज़ कर सकता है। सो द राइट आंसर वुड बी बोथ ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट इज, in case of the deadlock between two houses of the parliament, the joint sitting is presided over by. This is very important question. अगर किसी बिल को लेके दोनों हाउसेज में डेडलॉक क्रिएट हो जाए, मतलब दोनों हाउसेज बिल को पास नहीं कर रहे हैं, या एक हाउस कर रहा दूसरा नहीं मान रहा, दूसरा अपनी रिकमेंडेशन दे रहा पहला नहीं मान रहा, तो इट सीम्स कि उनके बीच में क्या क्रिएट हो गया, डेडलॉक क्रिएट हो गया। तो उसमें क्या होता है, आर्टिकल 108 के अंडर प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो क्या बुलाए, एक जॉइंट सिटिंग बुलाए। जॉइंट सिटिंग में दोनों हाउसेस के मेंबर इकट्ठे बैठते हैं और फिर वोटिंग होती है। और जॉइंट सिटिंग सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी बिल्स के लिए बुलाई जा सकती है, ध्यान में रखिएगा। ना तो मनी बिल्स के लिए और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स के लिए जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है। सो सिर्फ ऑर्डिनरी बिल के केस में जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है। और ये पूछा है, सो बुलाता कौन है, प्रेसिडेंट, पर ये पूछा कि प्रिजाइड कौन करता है। जब वो सारे इकट्ठे मिलके बैठेंगे तो हु वुड चेयर दैट होल सिटिंग। सो रिमेंबर द राइट आंसर इज स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो जो लोकसभा का स्पीकर होता है, ये प्रिजाइड्स द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ बिल फॉर द ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स shall not be introduced in parliament without the recommendation of। तो किसी भी एग्जिस्टिंग स्टेट की बाउंड्री को ऑल्टर करना है, आर्टिकल 3 डील्स विद दिस। तो एग्जिस्टिंग स्टेट की किसी भी बाउंड्री को ऑल्टर करना, तो वो बिल पार्लियामेंट में तब तक नहीं लाया जा सकता जब तक प्रेसिडेंट उसको रिकमेंड नहीं करेगा। सो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू एड्रेस इट। इनमें से कौन सा ऐसा आदमी है जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता बट पार्लियामेंट में स्पीच दे सकता है। सो रिमेंबर द राइट आंसर इज बेसिकली अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू एड्रेस द पार्लियामेंट while he is not a member of the parliament. Next question is, who among the following decides whether a particular bill is a money bill or not। तो किसके पास ये पावर होती है डिसाइड करने की कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है। सो रिमेंबर द राइट आंसर इज स्पीकर ऑफ लोकसभा। सो लोकसभा का स्पीकर यही डिसाइड करता है कि ये कोई बिल मनी बिल है या नहीं है। सो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑलरेडी मैंने आपको बताया, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 110 कोई भी मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। द प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट्स फाइनेंस कमीशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो देखिए, फाइनेंस कमीशन इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आर्टिकल 280 के अंडर अपॉइंट की जाती है हर 5 साल में एक बार, और उसको अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि प्रेसिडेंट। तो ध्यान रखिए, इसलिए स्टेटमेंट 2 जो है वो बेसिकली रॉन्ग है, स्टेटमेंट 1 सही है। द राइट आंसर इज 1 ओनली। सो फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करने की पावर प्रेसिडेंट के पास होती है अंडर आर्टिकल 280 एवरी 5 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द प्रोटेम स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो स्पीकर प्रोटेम जो होता है उसका क्या फंक्शन होता है। देखिए, जब भी नई लोकसभा बनती है तो मेंबर्स को सबसे पहले ओथ दिलवानी होती है। तो जब मेंबर्स को ओथ दिलवानी है तो उस केस में देर इज़ नॉट अ स्पीकर इन दी हाउस ना, क्योंकि स्पीकर अभी तक इलेक्ट नहीं होता। जब नई लोकसभा बन गई तो जो पुराना स्पीकर होता है ही और शी सीजेज टू एग्जिस्ट। तो जो प्रेसिडेंट होता है वो बेसिकली अपॉइंट करता है किसको, प्रोटेम स्पीकर को। तो प्रोटेम स्पीकर इज़ बेसिकली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, जबकि नॉर्मल स्पीकर इज़ अपॉइंटेड बाय द लोकसभा
इटसेल्फ, खुद से ही वोटिंग करके अपने में से किसी एक आदमी को स्पीकर बनाती है, जबकि प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट करने की पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। तो नॉर्मली प्रोटेम स्पीकर का काम होता है कि उसने जितने भी मेंबर्स हैं उनको क्या दिलवानी है, ओथ दिलवानी है, ओथ एडमिनिस्टर करनी है। और जब वो ओथ दिलवा देता है तो प्रोटेम स्पीकर का जो टेन्योर है वो ख़त्म हो जाता है, वो ऑफिस ख़त्म हो जाता है, और फिर नॉर्मल स्पीकर जो है वो चूज़ किया जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर नॉर्मली यही है कि वो उसका बेसिक काम क्या है, स्वेयर इन दी मेंबर्स ऑफ द हाउस एंड होल्ड चार्ज टिल अ रेगुलर स्पीकर इज इलेक्टेड। तो ओथ दिलवाना या कसम दिलवाना उनको। और स्पीकर प्रोटेम जो है नॉर्मली ये सीनियर मोस्ट मेंबर होता है हाउस का। तो जो भी सीनियर मोस्ट मेंबर होता है उसको नॉर्मली अपॉइंट किया जाता है एज स्पीकर प्रोटेम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रिगार्ड टू पावर्स ऑफ राज्यसभा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। राज्यसभा के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, मतलब नॉट करेक्ट। ठीक है। अ मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा, ये बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। राज्यसभा हैज़ नो पावर आइदर टू रिजेक्ट और अमेंड मनी बिल, ये भी बिल्कुल सही है। मनी बिल के केस में राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होती है। द राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112 जिसको आप बजट बोलते हो, तो राज्यसभा बजट को डिस्कस नहीं कर सकती, ये गलत स्टेटमेंट है। रिमेंबर दिस थिंग। द राइट आंसर इज दिस सी। राज्यसभा बजट को डिस्कस कर सकती है बट राज्यसभा बजट पे वोट नहीं कर सकती, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद द राज्यसभा हैज़ नो पावर टू वोट ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सो इन सब में से गलत स्टेटमेंट कौन सी है, ये वाली, कि राज्यसभा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्कस नहीं कर सकता। राज्यसभा डिस्कस कर सकता है बट उस पर वोटिंग नहीं कर सकता, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर द हाउस इज डिसॉल्व, जब अपने टर्म खत्म होने के बाद हाउस डिसॉल्व हो जाता है तो स्पीकर के साथ क्या होता है। हाउस मतलब यहाँ पे लोकसभा का केस ही, अगर यहाँ अगर स्टेट के केस में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का केस आप ले लो तो उस टाइम स्पीकर के साथ क्या होता है। स्पीकर इज रिमूव फ्रॉम द ऑफिस इमीडिएटली, नो। remains in office, ये the right answer is this, he remains in office until the first meeting of the house of people after the dissolution। तो पहली मीटिंग तक वो अपने उस पे ही रहता है, अपनी पोजीशन पे रहता है। जैसे ही हाउस की फर्स्ट मीटिंग होगी स्पीकर का जो टेन्योर है वो ख़त्म हो जाएगा, स्पीकर प्रो टेम जो है वो अपॉइंट किया जाएगा, वो सबको ओथ दिलवाएगा। उसके बाद सारे मेंबर्स लोकसभा के अपने में से किसी एक आदमी को रेगुलर स्पीकर जो है वो अपॉइंट करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आपको पता करना है। ठीक है। द प्रेजिडेंट में कंटिन्यू टू बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इवन आफ्टर एज्यूमिंग चार्ज ऑफ द प्रेजिडेंशियल ऑफिस, नहीं। मैंने आपको बताया कि प्रेजिडेंट शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो वो मेंबर नहीं होना चाहिए पार्लियामेंट का। ही शुड बी क्वालिफाइड एनफ टू बी ए मेंबर ऑफ द हाउस बट ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ द हाउस, होना नहीं चाहिए। उसके बाद द प्रेजिडेंट इज नॉट debarred फ्रॉम होल्डिंग एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इवन आफ्टर अज्यूमिंग चार्ज ऑफ प्रेजिडेंशियल ऑफिस, नो। वो और कोई काम फिर नहीं ले सकता है जब वो प्रेजिडेंट बना दिया जाता है। ठीक है। द प्रेजिडेंट इज एंटाइटल्ड टू यूज इज ऑफिशियल रेजिडेंस, यानी राष्ट्रपति भवन वो यूज़ कर सकता ऑन पेमेंट ऑफ रेंट फिक्स्ड, तो रेंट नहीं देना होता उसने, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। सो ऑब्वियसली द लास्ट स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट। द लास्ट स्टेटमेंट इज द एमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ प्रेसिडेंट शेल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, तो जब वो अपॉइंट हो गया उसके बाद आप उसकी सैलरी या अलाउंसेस को कम नहीं कर सकते हो। सो दिस इज द राइट स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज an ordinance promulgated by the president under article 123, president has the power to promulgate ordinance। और ordinance का जो कॉन्सेप्ट आया था इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 में, तो वाइस राय को तब पावर दी गई थी ऑर्डिनेंस इशू करने की। तो ऑर्डिनेंस जो प्रोमulgate करता है कौन, प्रेसिडेंट, उसकी वैलिडिटी कितनी होती है। सो रिमेंबर द राइट आंसर इज इट विल लैप्स ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 6 वीक्स फ्रॉम द मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट की जब मीटिंग चालू होती है उसके 6 हफ्ते के अंदर अंदर आपको उसको पास करवाना होता, अदरवाइज वो लैप्स हो जाता है। अदरवाइज इसकी जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ्स होती है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से क्या सही नहीं है, ये ध्यान में रखिए। नॉट करेक्ट,
द इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एज प्रेसिडेंट में फिक्स। बिल्कुल सही है, प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो फिक्स करेगा कि कितने इलेक्शन कमीशन और कितने इलेक्शन कमिश्नर और कितने चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो रहेंगे। द इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स द इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ऑल लोकल बॉडीज। देखो ये स्टेटमेंट गलत है, क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन तो कंडक्ट करता है लोकल बॉडीज़। लोकल बॉडीज़ मतलब पंचायत और म्यूनिसपैलिटीज़, इन दोनों के इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो कंडक्ट करता है, ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ बेसिकली रॉन्ग, सो योर राइट आंसर इज दिस। अदरवाइज देख लीजिए बाकी स्टेटमेंट्स भी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो चेयरमैन होता है इलेक्शन कमीशन का, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी जो कंडीशंस ऑफ सर्विस है आप उसको उसके डिसएडवांटेज पे चेंज नहीं कर सकते हो, सो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इज स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस टेक्स प्लेस इन। सो वो कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन होती है? स्टेट फंडिंग का मतलब है कि सरकार पैसा खर्च करती है इलेक्शंस पे। सरकार पैसा इस इन द सेंस कि कैंडिडेट्स को जो पैसा देना है इलेक्शन पे खर्चने के लिए वो गवर्नमेंट को देती है, ना कि कैंडिडेट खुद यूज़ करता है। आपने देखा इंडिया में इलेक्शन में कैंडिडेट खुद पैसा यूज़ करता है इलेक्शन के टाइम पे इलेक्शन लड़ने के लिए। सो स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस का मतलब है जहाँ पे स्टेट जो है पूरे इलेक्शन प्रोसेस को फंड करेगी, इवन कैंडिडेट्स को भी पैसा कौन प्रोवाइड करवाएगी? स्टेट। द राइट आंसर इज जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। ये कंट्रीज हैं जहाँ पे स्टेट फंडिंग होती है इलेक्शन की। सो दिस यू शुड रिमेंबर। नेक्स्ट इज, एंड दिस प्रोबेबली वुड बी द लास्ट क्वेश्चन, या लास्ट क्वेश्चन, रिकॉग्निशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी इज अकॉर्डेड बाय। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्निशन कौन देता है? दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन